बाद बीच चुनाव में कैश फ्लो के बड़े खुलासे की आपको मैं तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें उसी कैश फ्लो की है जिसका पर्दाफाश झारखंड में हुआ है। इतना कैश मिला है जिसकी अब तक गिनती नहीं हो पाई है। दिखाते हैं आपको नोटों के ये बंडल, देखिए जरा और से देखिए, नोटों के बंडल हैं, सभी 500-500 रुपए के नोटों के ये बंडल हैं। और नोटों का ये जो पहाड़ है, ये मिलने के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर करोड़ों का ये कैश है किसका? क्या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है? इन्हीं तमाम बातों को लेकर जांच चल रही है। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है वो ये है कि नोटों का ये पहाड़ झारखंड में बरामद हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का ये बड़ा एक्शन। रांची में कई जगह ईडी की रेड, और इस रेड में ये भारी संख्या में जो कैश बरामद हुआ है उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तक 20 करोड़ की तो गिनती हो चुकी है, अभी भी कैश की गिनती जारी है। ईडी के मुताबिक ये कैश झारखंड के एक मंत्री हैं आलमगीर, उनके पीएस के नौकर के घर से बरामद किया गया है। तो मंत्री के पीएस के नौकर के घर से ये करोड़ों का कैश जो बरामद हुआ है, अभी तक 20 करोड़ की गिनती हो चुकी है, अभी भी गिनती जारी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली से वरुण जैन और रांची से चंदन सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो रांची लेकर चलेंगे चंदन सिन्हा के पास और जानते हैं चंदन से अभी का अपडेट क्या है। पूरी खबर बताइए विस्तार से चंदन। जी रोमाना, देखें सुबह करीब 5 बजे के आसपास ईडी की टीम रांची के करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। और बात करें संजीव लाल की, जो कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम जो संजीव लाल हैं उनके घर के बाहर खड़े हैं। आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, ये जो मकान दिख रहा है ये संजीव लाल का है, जो कि आलमगीर आलम के पीएस बताए जाते हैं। साथ ही साथ उनके एक नौकर हैं जिनके घर में भी छापेमारी की गई है। देखिए इस वक्त हमारे साथ निशिकांत दुबे जी मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद, एक बार फिर से पार्टी ने गोड्डा से उम्मीदवार बनाया है। जल्दी से निशिकांत जी के पास लेकर चलते हैं आपको और उनसे जानते हैं सर ये क्या हो रहा है। ये झारखंड में इतना कैश लोग कहां से आ गया, इतना कैश? मुख्यमंत्री जो है जेल चला गया है इसी भ्रष्टाचार के कारण। लोकपाल की केस चल रही है, 1500 करोड़ की बेनामी संपत्ति है, जना इनकम टैक्स में बताया है, आयोग को बताया है। और ये सिंडिकेट क्राइम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पैसा कमाएगी, कांग्रेस के लोग अपने पैसा कमाएंगे। ये विधायक दल का नेता है। अभी वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर के यहाँ 7-8 महीने पहले रेड हुई थी, जेल में है, उसके यहाँ 150 करोड़ रुपया पकड़ा था। उसी में ये पकड़ाया कि आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन को कितने पैसे जाए, तो ईडी ने इतने दिनों के बाद कार्रवाई किया। दुरुस्त है, ये नौकर के यहाँ इतना पैसा पकड़ा। निशिकांत जी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा जहां पर कनेक्शन है उस तरफ बढ़िए सर। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा मिला है आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से, आप कह रहे हैं कांग्रेस का पैसा है? नहीं सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। निशिकांत जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है सर, दोबारा कनेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए ईडी की काउंटिंग अभी जारी है और निशिकांत दुबे की तरफ से साफ तौर पर सवाल जो है वो सिंडिकेट क्राइम को लेकर उठाया जा रहा है, ये कहते हुए कि साहब ये कहीं ना कहीं पूरी जो झारखंड में सरकार चल रही है उसी की मिली भगत। ये ईडी को 30 करोड़ का कैश मिला है, निशिकांत दुबे को आपने सुना। और आलमगीर आलम कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उनके पीएस के नौकर के घर से ये पैसा बरामद हुआ है। इस बीच आपको दिखा देते हैं ईडी के छापे पर निशिकांत दुबे ने अब से कुछ देर पहले जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता, झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि, हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संजीव लाल के आवास पर ईडी को मिला 30 करोड़ से अधिक कैश। प्रदीप यादव के पार्टी की कहानी, 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी।
बीच हमारे साथ बीजेपी के एक और बड़े नेता अर्जुन मुंडा जी इस वक्त मौजूद है, जरा उन्हीं से जानते हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया, ये जो ईडी को कैश और वो भी करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से कैश बरामद हुए हैं, ये लोगों को किस तरीके से इस चुनाव के अंदर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि मंत्री और मंत्री के वैसे स्टाफ के पास में करोड़ों करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। तो ये घोटाला का, जब हम घोटाले की बात करते हैं तो लोग अपने तरीके से कई तरह की बातों को कह करके कोशिश करते हैं ढकने का, लेकिन ये तो उजागर हो रहा है। अच्छा, ये इतना कैश मिल गया अर्जुन मुंडा जी, अब तो विपक्ष की तरफ से ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि साहब ये बदले की राजनीति है, जो ईडी जो है वो केंद्र की कठपुतली वाली एजेंसी बनकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये तो सामने है, मतलब ये लोगों की नजर के सामने है करोड़ों का कैश जो मिल रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये करोड़ों रुपया इस तरीके से पकड़े जाने के बाद भी यदि यह आरोप लगा है कि एजेंसियां हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, तंग कर रही है, तो यह तो पूरा नगद उसके सामने आईने की तरह दिख रही है। लेकिन क्या इससे किसी पार्टी का लिंक हो रहा है या ये एक इंडिविजुअल है, मतलब मंत्री के पीएस और पीएस के नौकर के यहाँ से ये कैश बरामद हुआ है? देखिए ये समय तो मैं कुछ इस तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा। जांच एजेंसी जरूर जांच कर रही है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं इस बात का ज्यादा। अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है और इस बीच हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी मौजूद हैं। राजेश ठाकुर जी, यहाँ पर सवाल बड़ा हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आलमगीर आलम, उनके पीएस के नौकर के यहाँ से ये करोड़ों का कैश, और बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे हैं तो वो तो लगातार फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना सर, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी का क्या बयान आता है, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश होगी कि बगैर जाने बगैर समझे ईडी ने कोई बयान दिया है क्या? ईडी ने अब तक कोई बयान दिया है? जी नहीं सर, कोई बयान नहीं दिया ईडी ने, लेकिन जो खबर है वो बस यही कि करोड़ के नोटों के बंडल सामने है सर, और आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उनके नौकर के यहाँ से ये करोड़ों की बरामदगी हुई है, ये खबर है सर। एक बात बताइए कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष इस बात की जवाबदेही है क्या कि उसके पीएस के नौकर के यहाँ छापे हो? तो मैं आपको उसके संदर्भ में बताऊं, आप बताएं। वो सरकारी आदमी है जी, सरकार क्या मामले हैं, सारी बातों को समझना होगा जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा मीडिया ट्रायल हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। जब तक कोई बात नहीं सामने आ जाती है तब तक इस तरह के सवाल होने भी नहीं चाहिए। नहीं सर, यहाँ कोई मीडिया ट्रायल नहीं राजेश ठाकुर जी, देखिए मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, ये खबर सामने आई है, हम तो आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं, इस पे मीडिया ट्रायल क्या सर? मैं कोई आपको कटघरे में थोड़ी खड़ा कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब चुनावी माहौल है और इस पर राजनीति जमकर होगी, तो आपको मौका दे रही हूँ सर, मैं, आप अपनी बात रखिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि जिसके यहाँ छापे गए हैं वो पहले किसके यहाँ पीएस थे, उससे पहले किसके यहाँ पीएस थे, आप पूछिए ना एक बार। आप बता दीजिए ना सर, आप बताइए ना सर, आप संजीव लाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, किस आधार पर बता दीजिए? नहीं, सीपी सिंह के नहीं, देखिए मैं किसी को कटघरे नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ये आप लोग कर रहे हैं। आप ही ने तो कहा सर, आप कह रहे हैं वो पीएस पहले किसके यहाँ पीएस थे, पहले किसके यहाँ पीएस थे, तो मतलब आप संजीव लाल पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? नहीं, मैं आपके सूचना पे कह रहा हूँ, आप दे रहे हैं सूचना। मैं कोई संजीव लाल के घर नहीं गया, संजीव लाल ने मुझे फोन नहीं किया, बाकी लोगों ने नहीं, क्योंकि मीडिया के साथ ही फोन कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात है और वो सारी बात आप जानकारी ले रहे हैं तो ये पूछिए ना कि वो सीपीसी के पीएस भी थे क्या, बिमला प्रधान के पीएस भी थे क्या, ये लोग भाजपा के मंत्री नहीं थे क्या? इस तरह के सवाल आप पूछेंगे तो लगेगा कि हाँ एक निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है। पर सर अभी जब ये सारी बरामदगी हो रही है तो ये फैक्ट है सर, और हकीकत ये है कि वो संजीव लाल जो हैं वो आलमगीर आलम के पीएस हैं, और उन्हीं संजीव लाल के नौकर के यहाँ से सर ये करोड़ों की बरामदगी हो रही है, और ये चुनावी माहौल है सर। ऐसे में अब कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट पर तो आती हुई नजर आ रही है सर, जिस तरीके से बीजेपी तो हमलावर हो गई है आप लोगों पर। अगर किसी नहीं, क्यों बैकफुट पर किसी बीएस के नौकर के यहाँ मिलेगा, और उसके लिए आप अगर हमें बैकफुट पे बता रही हैं तो भाई इस देश का भगवान ही मालिक है। आप से बताइए कि उसके पीएस के नौकर कौन है, मैं जानता तक नहीं। आप लोग सवाल मतलब आप ये कह रहे हैं इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल 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 क्यों लेना देना रहेगा। जब तक कोई बातें सामने आती नहीं तब तक आप इस बात को एस्टेब्लिश मत कीजिए। ठीक मेरा है आग्रह है। ठीक है, अब तो आपका पक्ष 5 जानना था सर, तक बहुत शुक्रिया। राजेश ठाकुर जी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं साहब कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जब तक तस्वीर साफ नहीं होती है तब तक सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को इस कैश बरामदगी को लेकर कटघरे में खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। राजेश ठाकुर जी को आपने सुना, मैं सीधे अब आपको अपने सहयोगियों के पास लेकर चलती हूँ। रांची से चंदन सिन्हा, दिल्ली से वरुण जैन। चंदन जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपडेट आप दे रहे थे चंदन। जी देखें आप, जो पीएस है उनके बताया ये भी इनके घर से भी रकम बरामद की गई है, मगर कितनी रकम बरामद की गई है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो इनके नौकर हैं उनके घर से 25 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। ठीक, और अभी फिलहाल जो है काउंटिंग जो है वो जारी नहीं। चलिए आवाज साफ नहीं आ रही है चंदन, दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि नौकर के घर से अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो गई है। कुछ रकम जो है वो बताया जा रहा है पीएस संजीव लाल के घर से भी बरामद हुई है। जल्दी से वरुण जैन का रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं वरुण से कि ईडी का ये एक्शन, इसका आधार क्या बना वरुण? देखिए बिल्कुल रुमाना, 2023 में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति जो थी उसे अटैच किया था। पूछताछ में वीरेंद्र राम ने इस बात को कबूल किया था कि जो टेंडर्स अलॉट होते हैं उसका 0.3 से लेकर 1% तक जो कमीशन है वो लेते हैं। और वीरेंद्र राम तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे पहुंची थी? वीरेंद्र राम ने दिल्ली के एक बड़े सीए से कांटेक्ट किया था और करोड़ों रुपए को किसी तरीके से ठिकाने लगाने की उनसे बात कही थी। उसी के बाद ही वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी। 0.3 से 1% तक कमीशन लेते हैं। करोड़ों रुपए के जो टेंडर थे पिछले साल से लेकर अब तक अलॉट हो चुके हैं। ऐसे में ईडी को इस बात का अंदेशा है कि करोड़ों रुपए की जो ये रिश्वत है 1% कमीशन के हिसाब से वो वीरेंद्र राम तक पहुंची। और सिर्फ वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर तक पैसा नहीं जाएगा, अगर पैसा जाएगा तो आगे और मंत्रालय तक और जो बड़े अधिकारियों तक है वो आगे जा सकता है। और उसी की पड़ताल इतने समय से ईडी कर रही थी, उसके बाद अब ये स्पेसिफिक क्लू मिला जिसके बाद ये आधा दर्जन से ज्यादा का जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हर तरफ बहता है और ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति तक तो ये सीमित नहीं हो सकता है। और इसी मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन और आज करोड़ों रुपए जो सामने आ रहे हैं ईडी की छापेमारी में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ये खबर सामने आई है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। श्रीकला रेड्डी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और इसके बाद अपना पर्चा वो वापस ले लेंगी। धनंजय सिंह ने बीएसपी के नेताओं को फोन कर ये जानकारी दे दी है। बीएसपी के वाराणसी जोन के कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद खरवार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। एबीपी न्यूज से घनश्याम चंद खरवार ने कहा है धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटा नहीं गया, उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब बीएसपी से श्याम सिंह यादव नामांकन कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय के पास पहले आपको लेकर अच्छा दिक्कत आ रही है, अभिषेक उपाध्याय से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। प्रयागराज लेकर चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से, ये बीएसपी की उम्मीदवार श्रीकला रेड्डी पति जमानत पर बाहर आते हैं तो फिर अचानक से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की बात कहती हैं, क्यों? देखिए अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना तो वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और ना ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन इसको लेकर दावे अलग अलग हैं। बहुजन समाज पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वो श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन रात करीब 11:30 बजे धनंजय सिंह का फोन बीएसपी नेताओं के पास आता है। वो चुनाव लड़ने में असमर्थता जताते हैं, नामांकन वापस करने की बात करते हैं और बीएसपी नेताओं से वो ये कहते हैं कि वो कोई दूसरा उम्मीदवार खोज ले। हालांकि धनंजय सिंह का जो खेमा है उसकी अलग दलील है। उसका कहना है कि हम चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन बीएसपी की तरफ से हमें मना कर दिया गया है, हमें यह बता दिया गया है कि टिकट आपको नहीं दिया जाएगा, आपके बदले किसी दूसरे को टिकट दिया जाएगा। आप जो ये बात कह रहे हैं मुझे लगता है अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलता है दर्शकों को, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? भाई बीएसपी की तरफ से अलग बात कही जा रही है, धनंजय सिंह की तरफ से अलग बात कही जा रही है और उनके खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि बीएसपी नहीं तो कोई और राजनीतिक दल जिसके संबल पर श्रीकला रेड्डी जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। अभिषेक,
इसका एक और मतलब ये भी है कि श्रीकला रेड्डी चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन धनंजय सिंह किसी ना किसी का समर्थन जरूर करेंगे। और देखिए एक बात जानने वाली है, आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीएसपी के लिए ये करो या मरो की स्थिति है और श्याम सिंह यादव जो इस समय वहां पर लोकसभा के सांसद हैं बीएसपी से, उनकी तैयारी पूरी है। जानकारी है कि 1 बजे तक वो नामांकन कर देंगे। और 2 बातों पर ध्यान देना होगा रोमाना, राजा भैया की मुलाकात हुई है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलोर में मुलाकात हुई है। और ये धनंजय सिंह, तो एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि राजा भैया के चलते जो बिखराव हो रहा था प्रतापगढ़ में और कौशाम्बी में, और धनंजय सिंह के जरिए जो जौनपुर में बिखराव हो रहा था, ये उसको साधने की कवायद दिख रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मोदी गारंटी, और लिख लीजिए 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। भाइयों बहनों, आज 7 मई है, 6 मई है, आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। ओडिशा में पहले करीब 50 साल कांग्रेस और फिर 25 साल से बीजेडी सरकार रही है। लेकिन हुआ क्या? ओडिशा के पास भरपूर पानी भी है, ओडिशा के पास भरपूर उपजाऊ जमीन भी है, उड़ीसा के पास जमीन के नीचे खनिज का खजाना भी है, इतना लंबा समुद्री तट भी है, बैरामपुर जैसा ट्रेड सेंटर भी है, ये तो सिल्क सिटी भी है और खाद्य की राजधानी भी है। यहां इतिहास भी है, संस्कृति की धरोहर भी है, सब कुछ है। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है। मैं हर बार कहता हूं, फिर ऐसा क्या हुआ
कि इतने अमीर ओडिशा की, मेरी बात समझना, इतने अमीर उड़ीसा की जनता गरीब रह गई। ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। इसका जवाब है, ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? इसका जवाब है, पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा श्रमिक दादन करते हैं, पलायन करते हैं? आखिर क्यों यहां ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली है? आखिर क्यों यहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं? हिंजीली में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है, पानी की बेहतर सुविधा नहीं है। साथियों, मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं रखी। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? जरा सबके सब बताओ, मैं एक आंकड़ा दे दो, याद रखोगे? पक्का आंकड़ा है, याद रखोगे? घर घर जाके बताओगे? अगर याद नहीं रहता तो बैठे बैठे लिख लेना, मोबाइल में टाइप कर देना, ठीक है? देखिए, आप जानते हैं, जब केंद्र में 10 साल सोनिया जी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ उड़ीसा को 1 लाख करोड़ रुपया उड़ीसा को दिए थे। 10 साल में कितना? 10 साल में कितना? जरा याद करके बोलिए, 10 साल में कितना? और जोर से बोलिए, 10 साल में कितना? और मोदी ने 10 साल में कितने दिए बताऊं? बताऊं? याद रखोगे? 10 साल में मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ओडिशा को दिए। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं, सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता है। यहां पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए। ये दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती या फिर उन पर अपना स्टिकर लगा देती है, अपना लेबल लगा देती है और ऊपर से लूटपाट करती है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए।